हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। हम लाइव आ चुके हैं, तो जल्दी से अपनी क्लास ज्वाइन करें। हम अपना जो सेशन है 2 मिनट बाद शुरू करते हैं। गुड इवनिंग काजल। इरिश, मैंने अभी पीएचडी में एडमिशन लेना है। मैं इस साल पीएचडी में एडमिशन लूंगी। ऐसा नहीं है मैं नहीं करूंगी, बट क्योंकि मैं अपनी स्ट्रीम जो है वो चेंज नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा जो मेरा इंटरेस्ट है वो रिमोट सेंसिंग में, तो मैं रिमोट सेंसिंग की तरफ जाना चाहती हूँ। तो जो पीएचडी है, पीएचडी का ऑप्शन मैंने सेकंड रखा हुआ है। पहले मैं एमटेक करना चाहती हूँ जीआईएस रिमोट सेंसिंग में। उसके बाद जो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पीएचडी कॉलेज में इनरोलमेंट। सबसे पहली बात तो जो पीएचडी है वो कॉलेज से कभी भी नहीं होती है। हमेशा पीएचडी यूनिवर्सिटी से होती है। यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी करवाई जाती है, किसी भी कॉलेज में पीएचडी नहीं होती है। दूसरा, आपके जो पीएचडी है, पीएचडी के लिए नेट कंपलसरी नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर देते हो तो आप जो आपका एडमिशन हो जाता है पीएचडी में। देखो, अगर आप डीयू की बात करोगे तो डीयू के फॉर्म जो है जुलाई अगस्त में निकलते हैं। एनटीए ही उसका एंट्रेंस एग्जाम लेती है। सबसे पहले आपको पीएचडी के लिए एक थीसिस सबमिट करनी है कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हो। इरिश, आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। पीएचडी में जो एडमिशन है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में हो सकता है। कॉलेजों के पास पीएचडी करवाने की अथॉरिटी नहीं होती है। कभी भी कॉलेज से पीएचडी नहीं होती है। हमेशा कहाँ से पीएचडी होती है? यूनिवर्सिटी से। और अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो देखो, आपकी डीयू है, जामिया है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको क्या, अगर आपका नेट क्लियर नहीं होता है तो आप एंट्रेंस एग्जाम देके अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो कैसे होता है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर देते हो, वो भी आपका एनटीए ही लेता है। अगर आप डीयू का एंट्रेंस एग्जाम देते हो पीएचडी के लिए तो वो एनटीए ही लेगा, और उसकी डेट जो है आप रेगुलर चेक करके रहा करिए। पीएचयू का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो ही लेती होगी, क्योंकि मुझे डीयू का पता है। डीयू का एनटीए लेता है, बीएचयू का जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है वही लेती है अपना एंट्रेंस टेस्ट। वो ही लोग बनाते हैं। तो आप एंट्रेंस टेस्ट का जो आपका सिलेबस आएगा वो भी यही है, ज्योग्राफी का ही, आपका ज्योग्राफी का ही होगा, ठीक है। देखो, चेक करना है आपको। बीएचयू यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे और एडमिशन में वहां पे चेक करोगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। गुड गुड आफ्टरनून अजय। तो वहां से आपको जो है अपडेट मिल जाएगा, आप अगर रेगुलर चेक करोगे, ठीक है। जैसे आप यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बीएचयू यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, वहां पे एडमिशन में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो हर यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी की एनरोलमेंट जो डेट है ना, वो जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद होते हैं उसमें। जो जैसे कई यूनिवर्सिटी है, जैसे वनस्थली यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, वहाँ पे नवंबर में होते हैं। और यहाँ पे हरियाणा में भी जो है, जो यूनिवर्सिटी है, अगस्त नवंबर में शुरू होते हैं। अजय, आपकी पहली क्लास है तो वेलकम है आपका फर्स्ट लाइव क्लास में। और मैं
जो है होप रखती हूँ कि आप हमेशा रेगुलर अपनी लाइव क्लास में आएंगे। गुड आफ्टरनून जैसिंग। ठीक है, तो देखो मैं आपको ग्रुप में एक दो फोटो शेयर कर रही हूँ डेंसिटी के टाइप की। वो कंप्लीट मुझे नहीं मिली है, बट मैंने कॉपी में लिख रखे थे तो आपको भेज दिया है। एमपी के देखो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है ना उनके अगस्त, ये जो होते हैं जुलाई अगस्त। डीयू के तो अभी जून में जो है, आपको जून जुलाई 30 जून लास्ट डेट होती है, आपको चेक करते रहना है। अजय हमारी फर्स्ट क्लास है अभी, सेकंड लाइव क्लास होगी आपकी 6 to 7 PM, और फिर थर्ड लाइव क्लास होगी आपकी 8 to 9 PM। गुड आफ्टरनून रुचि। तो चलो अब वो जो क्लास है वो शुरू करते हैं, और आप लोगों के जो भी डाउट है, देखो मैं अगर मेरे को पता चलता है ना तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो भी मेरे को न्यूज लगेगी, न्यूज पता लगेगी पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। हाँ रुचि, आज इवनिंग क्लास होगी, आज सारी क्लास होंगी, तीनों क्लास होंगी आज। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज हमारा पॉपुलेशन जो ज्योग्राफी है उसका सेकंड लेक्चर है। रिकॉर्डेड क्लास रुचि, आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम है ना, जब क्लास खत्म हो जाएगी ना ये, उसमें ही सोल्व कर दूंगी। आप एमपी सेट का एग्जाम देखो, आप अगर जो हमारी सरकारी वेबसाइट है ना उसको रेगुलर चेक करके रख लो। अगर किसी को वो वेबसाइट नहीं पता ना तो मैं उनको लिंक भेज दूंगी, वहां पे हर जो इंफॉर्मेशन है ना अवेलेबल रहती है। और जैसे ही सेट का एग्जाम निकलता है ना, तो जो फिलअप फॉर्म ऐप है ना उसके ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पे हर जो भी एग्जाम आता है ना उसके रिगार्डिंग न्यूज आपको दी जाती है। पीएचडी में कहाँ कहाँ एडमिशन हो रहे हैं वो भी न्यूज दी जाती है आपको। आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, अगर ग्रुप में नहीं हो ना तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है ना इसका फिलअप फॉर्म का, तो उससे हो जाए आप ऐड। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपके कहाँ एग्जाम होते हैं, किस चीज का एग्जाम हो रहा है। सेट का एग्जाम मोस्टली जैसे अभी नेट एग्जाम के बाद हो सकता है। ठीक है, या फिर जहां तक है जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो निकलेंगी, तो वहां पे जो एमपी सेट है उसकी जो डेट अगर नहीं आया तो वो आने ही वाली है अभी। तो चलो अब जो आपके जो भी डाउट हैं अब मैं क्लास के बाद लेती हूँ, पहले हम जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है वो पढ़ लेते हैं। देखो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये करवा दिया था कि जो पूरे वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा जो रिलीजन है मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज मिलता है वो है हमारा क्रिश्चियन का, फिर हमारा इस्लाम का। अनएफिलेटेड ग्रुप, अनएफिलेटेड ग्रुप यानी कि ऐसी कंट्री जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है, या वो धर्म जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनको मान्यता नहीं है, इसमें भी आता है। उसके बाद हमारा हिंदुज्म, फिर है बुद्धिज्म, फिर है फोक और अदर रिलीजन। ये आपको ऐसे का ऐसे सीरीज याद रखनी है। ये जो आपको ऑर्डर में याद रखने हैं इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर सकते हो या असेंडिंग में, क्योंकि एग्जाम में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आपके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपके आए हुए हैं। उसके बाद ये देखो, अब हमारी क्रिश्चियन की जो संख्या है, जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में, तो सबसे ज्यादा हमारी वेटिकन सिटी में। ठीक है, वेटिकन के बाद हमारी रोमानिया में, फिर है हमारा पपुआ न्यू गिनी में, टोंगा में, टिमोर लिस्टे, अर्मेनिया, नामीबिया। देखो आपको क्या, आपको टॉप 5 जो कंट्रीज है ना वो हर की याद रखनी है। अब ये कैसे याद रखोगे, आपको तो इतनी सारे डाटा आपको कैसे याद रखना है
इतना सारा डाटा आपको याद होगा जब इसकी बार बार रिवीजन होगी, बार बार डेली डेली इसको लिख लिख कर देखोगे। टॉप 5 कंट्री याद करी, टॉप 5 कंट्री का क्या है डेली, टॉप 5 कंट्री हर एक की याद करो, लिख के देखो, 5-5 बार लिख के देखो, आपको खुद बे खुद क्या है याद हो जाएगी। और जो इंडिया का डाटा दूंगी वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में है ना ऐसे के ऐसा ही वो डाटा आया हुआ है। तो ये देखो, ये हमारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन का मैप है कि कहाँ पे हमारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहाँ पे, देखो सबसे ज्यादा जहाँ पे हमारा डार्क ब्लू है, यानी कि ये कंट्रीज, ये कंट्री, ये हमारा ग्रीनलैंड, अफ्रीका की ये कंट्री है, और कुछ हमारा ये जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें भी मिलती है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्रिश्चियन सबसे ज्यादा मिलता है, तो ये आपको क्या है संख्या दिखा रखी है। उसके बाद ये जो है ये हमारी है मुस्लिम कंट्री, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पे मिलती है, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन मिलती है हमारी मोरिटेनिया में, मोरिटेनिया के बाद है हमारा मालदीव में, सोमालिया, गाजा, मोरक्को, यमन, अफगानिस्तान, ईरान, ट्यूनीशिया, अजरबैजान। यहाँ पे क्या है हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है। और ये आपको जरूरी नहीं है आपकी टॉप 10 याद रखो, आप टॉप 5 याद रख सकते हो, टॉप 5 के अकॉर्डिंग आप क्या है आपको हो जाएगा आपका क्लियर पेपर। तो ये आपका ये किसका मैप है, ये आपका है मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंटेज दिख रहा है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन क्या कहाँ है। देखो ये हमारा है सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा क्या है मुस्लिम पॉपुलेशन है। और ये हमारा जो अफ्रीका, अफ्रीका का जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट पार्ट है यहाँ पे भी पॉपुलेशन क्या है सबसे ज्यादा है। उसके बाद ये हमारे हैं ई रिलीजियस और एथिस्ट कंट्री, ई रिलीजियस और एथिस्ट कंट्री वे मतलब जहाँ पे कोई भी धर्म को नहीं माना जाता है। तो इसमें है हमारा चेक रिपब्लिक है, नॉर्थ कोरिया, एस्टोनिया, जापान, हांगकांग, चाइना, साउथ कोरिया, लातविया, नीदरलैंड और उरुग्वे। ये वो 10 कंट्री हैं जो किसी भी क्या है धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये सारा क्या दिखा रखा है, ये परसेंटेज दिखा रखा है अनएफिलेटेड, यानी कि ऐसे धर्म, ऐसी कंट्री जिनमें कोई भी धर्म नहीं माना जाता है। उसके बाद अब हमारी कौन सी कंट्री में हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलती है, ये टॉप 10 कंट्री है, इनमें से आप टॉप 5 याद रख सकते हो। सबसे ज्यादा है हमारी नेपाल में, नेपाल के सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन नेपाल में, उसके बाद इंडिया में है, इंडिया के बाद हमारी मॉरिशियस में, फिर हमारा फिजी आइलैंड, भूटान, गयाना, सुरीनेम, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, यूएई और श्रीलंका। ये जो ये टॉप 10 कंट्री हैं जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा क्या मिलती है, हमारी सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन मिलती हैं। ये आपको इंडियन पॉपुलेशन का क्या दिखा रखा है चार्ट शो कर रखा है, सबसे ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन देख 80 से ज्यादा हमारा देखो नेपाल में मिलती है। ठीक है, फिर 50 से 79% ये इंडिया और इंडिया के आसपास जो हमारे देश लगते हैं वहां पे मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये जो टॉप 5 है, वैसे अगर आप टॉप 10 भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, लेकिन अगर आपको टॉप 10 याद नहीं हो रहा तो कम से कम टॉप 5-6 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और ये कैसे याद होंगे, बार बार इनको लिख के देखोगे तब याद होंगे। उसके बाद है हमारी बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्धि जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, वो कौन सी कंट्री में है, तो सबसे ज्यादा है हमारी ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्री है ना, जैसे हमारा कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, लाओस, मंगोलिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर। यहाँ पे बुद्ध जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा मिलती है। ये हमारी किसको शो करते हैं, ये हमारे बुद्धिस्ट जो पॉपुलेशन है उसका मैप है, उसको शो करते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ पे किस कंट्री में अपनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये टॉप 5 जो कंट्री के नेम है जहाँ पे सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को माना जाता है वो आपको याद रखना है। उसके बाद है अब हमारा है टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि ये हमारा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने जो है कितना पर्सन रहता है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने जो है पर्सन रहते हैं। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर एट एनी गिवन टाइम। ये जो डेफिनेशन है ये आपके एग्जाम में पूछी गई है। और पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितने, जैसे ये जो आपका एरिया है, टोटल एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो सिंपल सा फॉर्मूला टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया। ठीक है, ठीक है, तो ये कहता है कि द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इन डेवलपिंग कंट्री
इज मोर देन इन डेवलप्ड कंट्री। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, वो डेवलपिंग कंट्री में क्या है, ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्री कौन सी होती है? डेवलपिंग कंट्री यानी कि हमारी जो कंट्री अभी जिनका डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हमारा है इंडिया है, हमारा बांग्लादेश है, हमारा चाइना, ये डेवलपिंग कंट्री है। अभी ये क्या है, अपने ये विकासशील देश है, अभी इनका डेवलपमेंट हो रहा है। और डेवलप्ड कंट्री यानी कि हमारी विकसित कंट्री जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे हमारा यूएसए है, हमारा यूरोप है, ठीक है। ये होता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी के टाइप है, ये आपको याद रखनी है। मैंने ग्रुप है ना, ग्रुप में आपको जो डेंसिटी के टाइप है इनको शेयर कर दिया। सबसे पहले है हमारा अर्थमेटिक डेंसिटी। अर्थमेटिक डेंसिटी क्या का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल डेंसिटी की जो फॉर्मूला होता है, वही हमारी अर्थमेटिक डेंसिटी का, यानी कि हमारी अर्थमेटिक डेंसिटी यानी कि गणितीय जो हमारा घनत्व होता है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया। उसके बाद है हमारी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी का मतलब है कि टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, यानी कि जो कृषि है, कृषि में कितनी पॉपुलेशन लगी हुई है, और टोटल कल्टीवेबल एरिया, ठीक है। सब क्या है कि कृषि में कितनी पॉपुलेशन लगी है उसका टोटल, और डिवाइड कर देंगे कितनी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है या कुल कृषि क्षेत्र। ये होती है हमारी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। उसके बाद है हमारी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में हमारी टोटल पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन को अपॉन में टोटल कल्टीवेबल लैंड, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो ये तो आगे हो गया आपकी अर्थमेटिक, एग्रीकल्चरल और हमारी फिजियोलॉजिकल, ठीक है। एक होती है हमारी रेजिडेंशियल डेंसिटी। आप इसका ये जो है रेजिडेंशियल डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, उसका मेरे को कहीं पे भी इमेज नहीं मिला है, तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है डायग्राम, वहां से देख सकते हो। साथ ही साथ आप लिख सकते हो रेजिडेंशियल डेंसिटी कौन का फॉर्मूला है। रेजिडेंशियल डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ people number of people living in urban areas upon में area of रेजिडेंशियल लैंड, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा रेजिडेंशियल डेंसिटी का फॉर्मूला है कि कितने जो लोग हैं वो हमारे अर्बन एरिया में रह रहे हैं, और ऊपर से उस अर्बन एरिया में जो रेजिडेंशियल लैंड है यानी कि रहने के लायक कितनी भूमि है, उसका टोटल से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये होती है हमारी रेजिडेंशियल डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डेंसिटी का टाइप है, अब हमने चार डेंसिटी तो पढ़ लिया हमारी, कौन सी है, अर्थमेटिक, साइकोलॉजिकल, सॉरी फिजियोलॉजिकल, रेजिडेंशियल और हमारी एग्रीकल्चर। अब है एक है हमारी इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब, इकोलॉजिकल डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। इसका इकोलॉजिकल डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है कि वो डेंसिटी जो हमारे नेचुरल रिसोर्स में कौन से आते हैं, जैसे हमारा पहाड़, पर्वत, नदियां, उसके द्वारा जो सपोर्ट की जाती है उसको डेंसिटी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोलॉजिकल डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद है हमारी न्यूट्रिशन डेंसिटी। न्यूट्रिशन डेंसिटी की जो फॉर्मूला है वो है हमारा टोटल पॉपुलेशन अपॉन में एरिया ऑफ फूड, या जो हमारी जो है न्यूट्रिशन हमारी डेंसिटी, न्यूट्रिशन डेंसिटी का फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन यानी कि कितनी पॉपुलेशन है, और टोटल कितना उनके लिए फूड ग्रेन यानी कि जो अनाज है वो कितना अवेलेबल है, टोटल फूड ग्रेन, ठीक है, टोटल फूड ग्रेन क्रॉप्स। इनके जो फॉर्मूले ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद है हमारा, अब ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, ये मैंने कॉन्टिनेंट शो कर रखे हैं किसके अकॉर्डिंग, डेंसिटी के। आपको ऐसे कैसे याद होने चाहिए, सबसे ज्यादा डेंसिटी है हमारी एशिया की, एशिया के बाद है अफ्रीका की, फिर हमारी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये जो डेंसिटी है ये आप याद रखोगे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी एशिया की है, एशिया के बाद हमारी अफ्रीका की, अफ्रीका के बाद यूरोप की, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया और हमारी अंटार्कटिका। और ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर है किस कॉन्टिनेंट का, मान लो कि ये हमारी, ये देखो ये हमारा पूरी पॉपुलेशन को हम 100 मान लेते हैं, तो इस 100 में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, एशिया में 59%, फिर अफ्रीका में 17%, यूरोप में 9%, नॉर्थ अमेरिका में 7, साउथ अमेरिका में 5 और ऑस्ट्रेलिया में 0.5 और अंटार्कटिका में 0.0। तो ये जो है ना, आप देखो एरिया के अकॉर्डिंग याद रखोगे, सबसे बड़ा एरिया किसका, हमारा एशिया का, एशिया के बाद हमारा अफ्रीका का, फिर हमारा यूरोप का, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा फिर अंटार्कटिका का 0 है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, इनका एरिया के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। तो यहाँ से इस टेबल से आप 3 चीजें याद करोगे। सबसे पहले तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, फिर एरिया भी आप यहीं से याद कर लोगे, डेंसिटी भी आपको यहीं से याद हो जाएगी, और वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना शेयर है। अगर ये जो सीरीज याद हो जाती है ना 1 to 7 तक, तो आपको ये जो डेटा ना ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पेपर में ये नाम लिखे हुए आएंगे और सामने क्या है, मैच द फॉलोइंग आएंगे। अगर आपको ये टेबल याद होगी और ये पता होगा कि सबसे ज्यादा एशिया की है फिर अफ्रीका की, तो अपने आप यहाँ पे मैच कर दोगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा परसेंटेज ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने ये जो परसेंटेज बताई थी ऑलरेडी बता चुकी, सबसे ज्यादा है हमारे क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन के बाद हमारे इस्लाम, फिर हमारे कैथोलिक्स, फिर हिंदू हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, इंटेलेक्चुअल, सिख और जैविश। ये क्या है, ये वर्ल्ड में जो हमारे जो धर्म है उनका परसेंटेज है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धर्म कौन सा है, फिर कौन सा है। तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में भी याद रखना। आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखते हो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। उसके बाद है हमारा एनुअल ग्रोथ रेट इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब एनुअल ग्रोथ रेट जो वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी एनुअल ग्रोथ रेट का क्या है, हमें याद रखना है। अब ये ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट होता है जब हमारा पॉपुलेशन में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मान लो कि 1991 में और 2001 10 साल के इंटरवल पे होता है। इस टाइम पे हमारी लगा लो कि पॉपुलेशन थी 6 और इस टाइम पे होगी हमारी पॉपुलेशन 5। ठीक है, तो देखो ग्रोथ, आपको एक बात बता दूं, जो ग्रोथ होता है वो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये आपने जो डिफरेंस है पढ़ा होगा, ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो कैसी हुई है, -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1991 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 6, और 2001 में वो पॉपुलेशन क्या होगी, कम। तो ग्रोथ कैसी हुई, नेगेटिव ग्रोथ हुई। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो भी हमारी कंट्री है ना, कंट्री में जितनी भी कंट्री है वर्ल्ड में उनकी जो है पॉपुलेशन शो कर रखी है, एनुअल ग्रोथ रेट बता रखे, तो सबसे इसमें आपकी जो है ना 3 श्रेणी बन सकती है। एक तो वे जो जिनकी 0 से कम है, दूसरी वे जिनकी एक या 2 से कम है, और 2 से जिनकी ऊपर है, ऐसे 3 बन सकती है। तो देखो चाइना की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 0.4, इंडिया की 1.1 याद रखना ग्रोथ रेट, यूएसए की 0.7, इंडोनेशिया की 1.1, ब्राजील की 0.8, पाकिस्तान की 2.0, नाइजीरिया की 2.6, बांग्लादेश की 1.1, 0.1 रशिया की, मेक्सिको की 1.3, जापान की देखो माइनस में है ग्रोथ रेट, जापान की जरूर रखनी। तो आपको ये सारी ही याद है। ठीक है, सारी ही याद है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है, जैसे जापान की एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये माइनस में है। और उसके बाद इंडिया की तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंडिया कंट्री के क्या हो, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो बता दे रही हूँ। जैसे यूएसए की इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, पाकिस्तान की और चाइना की। ठीक है,
तो और ये ब्राजील का भी पूछ लिया जाता है कई बार डाटा, तो आपको ये सारी याद रखनी है। बट जो अभी आगे जो हमारा हम ग्रोथ रेट पढ़ेंगे ना, उसमें वर्ल्ड की ग्रोथ के अकॉर्डिंग ना 4 हमने रीजन बना रखे, तो आपको वहां पे ये चीजें याद हो जाएंगी। अब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि क्या था ना, रहने वाले लोगों की संख्या में, यानी कि रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन के कारण है किसी समय विशेष क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि जब किसी एरिया में पॉपुलेशन में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ रेट। ये जो चेंज होता है वो नकारात्मक और सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं जब चेंज होता है हमारे लोगों की जनसंख्या में, जब हमारे पॉपुलेशन में चेंज होता है, या किस इस एरिया में जो पहले लोग रहते थे या तो वे कम हो गया, या यहाँ पे और जो है यहाँ पे जनसंख्या जो है बढ़ गई है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, बस आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। और ये जो हमारा जो चेंज हुआ है इसको हम टोटल नंबर ऑफ चेंज में और परसेंटेज में दोनों में मेजर कर सकते हैं। और ये टोटल नंबर में मेजर करना क्या है, जो चेंज है वो इजी है। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन जो ये चेंज है, बट द चेंज इज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन जो ये चेंज होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये थोड़ा सा मुश्किल है मेजर करना। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ को परसेंटेज में जब चेंज हुआ है, तो अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला याद रखना कि कैसे निकालते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। निकालते हैं हमारा ओल्ड पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला? ये तो होती है हमारी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब एक होती है आपकी रिलेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। रिलेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ आप कैसे निकालते हो? हमारा देखो, ओल्ड पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन अपॉन में ओल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। एक तो है आपका सिंपल, सिंपल है आपका एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला है ओल्ड पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन। और आपकी जो रिलेटिव है, रिलेटिव पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला वो है आपका ओल्ड पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन अपॉन में ओल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मूला है। ये देखो यहाँ पे ये जो ये दे रखा है, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है। कुल संख्या में परिवर्तन को पहले उस स्थान पर रहने वाली जनसंख्या से विभाजित किया जाता है और फिर गुणा किया जाता है 100 से। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा जो पॉपुलेशन जोग्राफर है, वे स्टडी करते हैं हमारे पॉपुलेशन 10 साल में, जो पॉपुलेशन में, यानी कि हर 10 साल में जो पॉपुलेशन में चेंज आता है उसको स्टडी करते हैं। और ये जो टाइम है, दिस टाइम इज यूजुअली द टाइम बिटवीन टू सेंसस। और आपको भी पता है हर 10 साल बाद क्या होता है? हमारा सेंसस होता है। तो ये जो 10 साल में हमारी पॉपुलेशन चेंज की स्टडी होती है, तो ये क्या होता है? हमारे हर सेंसस के बीच में इंटरवल भी होता है। 2 सेंसस के बीच का टाइम हो जाता है जब तक ये जोग्राफर इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, in this way rate of population change with the help of real population is called actual rate of population। ठीक है, तो एक्चुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं याद रखना, यहाँ पे आपको दिया गया है रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज विद द हेल्प ऑफ रियल पॉपुलेशन। यानी कि जो पॉपुलेशन का चेंज हुआ है और जो रियल पॉपुलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। और जो पॉपुलेशन जोग्राफर होते हैं वो हम हमारा क्या है? नेचुरल रेट ऑफ चेंज का, जो नेचुरल रेट ऑफ चेंज होता है उसको ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, जो दो जनसंख्याओं के बीच का जो समय होता है 10 वर्षों की अवधि में इसकी स्टडी करते हैं। सेंसस का ही समय हो जाता है। और जो वास्तविक जो हमारी दर है, वास्तविक दर किसे कहते हैं, या वास्तविक दर के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? जो वास्तविक दर है, वास्तविक जनसंख्या की सहायता से जनसंख्या की दर में परिवर्तन होता है और जनसंख्या परिवर्तन की वास्तविक दर कहलाती है। अब है कि टू फाइंड, ये आपको देखो, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। पेपर में इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है
उसका फॉर्मूला क्या है? तो एब्सोल्यूट जो पॉपुलेशन उसका फॉर्मूला है ओल्ड पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन। अब हमारे जो है ना इसमें 3 कंपोनेंट हैं आपके लिए, जो यहाँ पे जो आपके है ना 3 जो कंपोनेंट हैं, वो 3 कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 कंपोनेंट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंज होता है उसको 3 कंपोनेंट के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, बर्थ रेट और हमारा डेथ रेट और फिर है हमारा माइग्रेशन। ये जो 3 चीजें, इन 3 चीज के बेस पे हमारा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन ग्रोथ में जो चेंज होता है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, अब है हमारा जो फर्टिलिटी होता है और उसके मेजर्स। जो 1 मिनट, ये उससे पढ़ने से पहले ना ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रेट है वो देखो कि जो ग्रोथ रेट है उसके अकॉर्डिंग देखो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी है, वर्ल्ड की 1.17% है। उसमें से अब डेवलप्ड कंट्री की कितनी है, 0.6, और डेवलपिंग कंट्री की हमारी 2.0, यानी कि जो विकसित देश है, विकसित देश की 0.6 और जो विकासशील है उनकी है 2.0। ठीक है, तो जैसे हमारा ए, अब ये देखो कॉन्टिनेंट की देखिए, एशिया की 1.7, अफ्रीका की 3.0, नॉर्थ अमेरिका की 0.9, साउथ अमेरिका की 2.3, यूरोप की 0.3, ओशिया की 1.5, ये आपको याद रखने हैं। अब वे कंट्री जिनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है उसमें हमारा ओमान है, कुवैत, लीबिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान 3 से 5% के बीच में। वे कंट्री जिनकी ग्रोथ रेट क्या है, ये हाई थी, अब हायर ग्रोथ रेट इनकी कितनी है, ये तो 3 से 5 थी, इनकी 2.1 से 2.5 तक है। बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, इंडोनेशिया। और मॉडरेट ग्रोथ रेट वाली कंट्री है जमैका, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया। याद रखना इंडिया चाइना ये कौन से में आते हैं, मॉडरेट में, यानी कि 1 से 1.6%। इंडिया की कितनी है, इंडिया की ग्रोथ रेट है हमारी 1.1। उसके बाद जो लो ग्रोथ रेट वाली कंट्री है जापान, जापान के आपको पता है माइनस है, -0.2। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, ये क्या है, लो ग्रोथ रेट वाली हमारी कंट्रीज हैं। ये आपके लिए जो है ये हिंदी में दिया गया है, ये भी देख लेना एक बार, बस ये कंट्री के ही नेम है, इसमें इंग्लिश हिंदी में करने का कुछ नहीं है। अब हमारा देखो यहाँ पे ये दे रखा, जो मैं अभी आपको पीछे बता रही थी ना कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको मेजर करने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। ठीक है, यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर और हमारी ये प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बर्थ रेट, बर्थ से ही होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है हिंदी में अगर देखूं तो उत्पादकता, यानी कि जब प्रोडक्टिविटी को आप एक तरीके से जन्म दर, मृत्यु दर और आपका क्या है माइग्रेशन, ये क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे किसके लिए, पॉपुलेशन के 3 इंडिकेटर है। ये आपसे ना पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोडक्टिविटी, मोर्टेलिटी या माइग्रेशन, आप मोर्टेलिटी को डेथ रेट कह सकते हो या मृत्यु दर, और प्रोडक्टिविटी को जन्म दर। ये इंडिकेटर हैं किसके, हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके 3 इंडिकेटर हैं, प्रोडक्टिविटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना है कि जो हमारा फर्टिलिटी है, अभी हमें क्या पढ़ना है, फर्टिलिटी यानी कि हमारा है प्रजनन क्षमता। फर्टिलिटी क्या होती है, तो जो है फर्टिलिटी हमारे किस से रिलेटेड है, हमारे बर्थ से यानी कि जन्म से, और हमारी किससे है, प्रजनन क्षमता से। और ये जो प्रजनन और हमारी क्या है बर्थ, ये दोनों किससे रिलेटेड है, ये हमारे वुमेन यानी कि हमारी जो महिला है, महिला की प्रजनन क्षमता से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है जो हमारी जो महिलाएं हैं वो क्या है, वो बर्थ देती हैं बच्चों को, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है यानी कि 14 से 49 साल तक की उम्र में, ठीक है, उनके पूरे इसको क्या कहते हैं, इनको उनकी रिप्रोडक्टिव पीरियड बोला जाता है। ठीक है, यानी कि क्या है प्रजनन अवधि बोला जाता है। प्रजनन अवधि की एज जो गवर्नमेंट ने ले रखी है वो 14 से 49 तक है। इसके दौरान महिलाओं की प्रजनन क्षमता से रिलेटेड है हमारी फर्टिलिटी।
और जो हमारी फर्टिलिटी है उसको मापना इतना सरल नहीं है, लेकिन उत्पादकता मापने में ज्यादा दिक्कतें नहीं है। ठीक है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्ट जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी को हम इजीली क्या है मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो जन्म दर है या प्रोडक्टिविटी है उसको क्या है हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे देखो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले ही के ये इनसे वो कुछ भी नहीं पूछा जाता है पेपर में, सिर्फ पूछा जाता है क्रूड बर्थ रेट उसका फॉर्मूला, चाइल्ड वुमेन रेशियो उसका फॉर्मूला, जनरल फर्टिलिटी रेट उसका फॉर्मूला, फर्टिलिटी रेशियो उसका फॉर्मूला, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट फॉर्मूला, स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट फॉर्मूला, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्ट, ये सारे जो है किसके हमारे जो मेथड हैं ये हमारे हैं फर्टिलिटी के। ठीक है, जो हमारी फर्टिलिटी यानी कि जन्म दर से रिलेटेड है। ऐसे ही आपके 8-9 जो आपके फॉर्मूले हैं किसके, आपके डेथ रेट के, जैसे क्रूड बर्थ रेट ऐसे इसकी जगह हो जाएगा क्रूड डेथ रेट। ठीक है, जनरल फर्टिलिटी रेट है ऐसे जनरल डेथ रेट हो जाएगा, डेथ रेशियो, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है, तो डेथ के भी हैं और आपके किसके हैं, बर्थ के भी हैं। तो अब ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहले हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी कि आश्रित जनसंख्या कौन सी होती है। जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ये जो कीवर्ड है आपके लिए इंग्लिश में ही है, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि ये ऐसे वर्ड है जो सबको समझ में आ जाते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है जो जनसंख्या डिपेंड रहती है अपने पालन पोषण के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए। जैसे 0 से 14 साल के बच्चे हैं वो डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स पे, और 60 साल से अबव के जो हमारे जो ओल्ड एज हो जाते हैं, ओल्ड एज वाले जो हैं वो भी किस पे डिपेंड होते हैं, अपने फूड के लिए, अपने हर चीज के लिए, अपनी हेल्थ के लिए किस पे डिपेंड हो जाते हैं, जो हमारी युवा यूथ पॉपुलेशन है, यानी कि 15 से 15 से 59 वाली जो एज में जो आते हैं उन पे। ठीक है, ये कौन सी होती है, ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और ये कौन सी पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट यानी कि आश्रित जनसंख्या। अब डिपेंडेंसी रेशियो कैसे निकालते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो का ये फॉर्मूला दे रखा है, डी अपॉन में डब्ल्यू इंटू में 1000, यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन अपॉन में वर्किंग पॉपुलेशन इंटू में 1000। ठीक है, ये जो हमारा 15 से 59 वाले हैं इनको वर्किंग पॉपुलेशन या इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। इंडिपेंडेंट यानी कि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। उसके बाद है हमारा लिटरेसी रेशियो। लिटरेसी रेशियो का फॉर्मूला ये दे रखा है, एल अपॉन में, ये फॉर्मूला याद रखना है, 7 प्लस में पी प्लस में सॉरी पी इंटू में क्या है 1000 से क्या कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई। अब एल का मतलब होता है नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, यानी कि कितना पढ़े लिखे जो पर्सन है उनकी संख्या, अपॉन में 7 प्लस में 7 यानी कि 7 साल और उससे ज्यादा की जनसंख्या टोटल। ठीक है, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो जो हमारे सेंसस से 1951, 61, 71, ये बात याद रखने के लायक है, इंपॉर्टेंट है ये, कि 1951 के सेंसस में, 61 और 71 के सेंसस में इंडिया में 7 की जगह क्या इंक्लूड किया जाता था, 5 साल के बच्चे और उससे अभव की जो जनसंख्या है उनको इंक्लूड किया जाता है लिटरेसी रेशियो निकालने के लिए। लेकिन उसके बाद में जो है 1981 इसके 1971 के बाद से इसको 7 ईयर और उससे अबव कर दिया गया है। ठीक है, उसके उसके बाद होता है हमारा सेक्स रेशियो, यानी कि हमारा लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं, लिंग अनुपात यानी कि हमारे टोटल महिलाओं की संख्या अपॉन में पुरुषों की संख्या, उसको किस से मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, हमारा किसका जो रेशियो है हमारा लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा अब है क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, और करेक्टेड बर्थ रेट। अब ये क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट होता है हमारा कि कितने जो हमारे बच्चे हैं, यानी कि हमारा अशोधित जन्म दर, किसी विशेष वर्ष में पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या और देश की कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात, उसी वर्ष को अनघोषित या अशोधित जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो क्या बोला जाता है, रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एक पर्टिकुलर, यानी कि अब मान लो 2001 में कितने बच्चे जन्म हुए हैं अपॉन में, एंड द टोटल पॉपुलेशन, और
ये तो बच्चों की संख्या है, ऊपर कौन सा आएगा, बच्चों की संख्या अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से, या 100 से क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हमारा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट या अशोधित जन्म दर, इसको करेक्टेड बर्थ रेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, द चिल्ड्रन हु आर नॉट रजिस्टर्ड, देखो जिन बच्चों का पंजीकृत नहीं है, जो बच्चे पंजीकृत नहीं है वे शोधित जन्म दर में नहीं आते हैं, वे इस श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए अपंजीकृत बच्चों को जन्म दर में शामिल करने के लिए हम पंजीकृत कुल बच्चों में 5% अधिक जोड़ते हैं संशोधन के रूप में। तो देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो उन अनरजिस्टर्ड चिल्ड्रन को भी जोड़ने के लिए हम क्या कर देते हैं, 5% ज्यादा जोड़ देते हैं हम इस क्रूड बर्थ रेट में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्रूड बर्थ रेट। और जो ये एस्टिमेटेड बर्थ रेट है इसको क्या बोलते हैं, इसको रिवाइज्ड बर्थ रेट भी बोला जाता है। उसके बाद ये देखो हमारा क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट का क्या फॉर्मूला है, यानी कि पंजीकृत जन्मे बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो और इस मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है हमारे 1000 से। और ऐसे ही डेथ रेट होती है, क्रूड डेथ रेट, कि कितनी डेथ हुई है, नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर। ठीक है, और हमारा मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू में क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये होती है हमारी क्रूड, यानी कि हमारी CDR, यानी कि इसको हम चाइल्ड डेथ रेट भी बोलते हैं, कि किसी निश्चित वर्ष में एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या अपॉन में टोटल उसी वर्ष में जो जीवित बच्चे हैं, जीवित जो हमारे बच्चे हैं उनकी संख्या इंटू में क्या है, 1000 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखो क्रूड बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ईयर, देखो ये आपको क्वेश्चन समझा रखा कि 2009 में कितने बच्चे जन्म हुए, 1080। मिड ईयर की पॉपुलेशन क्या थी उस टाइम पे, इतनी, इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से तो हमारी क्रूड बर्थ रेट आ गई इतनी। अब डेथ रेट कितनी है, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ईयर, कितने बच्चों की डेथ हुई, 450। उसी साल में कितने जी रहे थे बच्चे, इतने जी रहे थे, मल्टीप्लाई किससे किया, 1000 से, कितनी आ गई क्रूड डेथ रेट हमारी, 10.5 पर 1000। ठीक है, उसके बाद है नेचुरल ग्रोथ रेट। देखो नेचुरल ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट आपका जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है। नेचुरल ग्रोथ रेट हमारा है ना, सिंपल डिफरेंस है हमारे किस में, डेथ रेट में और बर्थ रेट में। तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसको कैसे निकालोगे, नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब है, फॉर्मूला है, नेचुरल ग्रोथ रेट या वास्तविक जो हमारी वृद्धि दर है उसका फॉर्मूला है जन्म दर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ठीक है, तो ये किसका है, वास्तविक जो वृद्धि दर है उसका हमारा फॉर्मूला है। अब जो ये हमारा जनरल बर्थ रेट होता है ना, जनरल बर्थ रेट कुछ नहीं होता है, जो हमारा डेथ जो हमने अभी क्रूड बर्थ रेट पढ़ा है ना, या चाइल्ड बर्थ रेट होता है, वही हमारा जनरल बर्थ रेट होता है। उसमें बस जो हमारा नीचे वाला ना वो चेंज होता है, उसमें जो जनरल बर्थ रेट है जो उन्हें जन्म देती है उनकी संख्या इंक्लूड की जाती है। नंबर ऑफ लिविंग बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि कितने जन्म हुए अपॉन में जो मिड ईयर की फीमेल पॉपुलेशन है उनको इंक्लूड किया जाता है और 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये फॉर्मूले आपको है याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूले आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। एक मिनट की जो प्रॉब्लम है वो देख लेती हूँ। अजय मैंने है ना ऑलरेडी जो ऐप है ना जहाँ पे आपके जो यूजीसी नेट एग्जाम है ना उसमें जो ज्योग्राफी पेपर है उसका जो ऐप है वो एक ऐप है, उस ऐप का नाम लिख लो फ्रेंड जियो ऐप। इसको ना प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और इस पे सिर्फ आपका ना ज्योग्राफी के पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई आपको पे नहीं करना पड़ता है।
आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, ना तो आपको पीडीएफ रखने की। क्रूड का मतलब होता है अशोधित, ठीक है। क्रूड जो बर्थ रेट है, या क्रूड मत रखो, इसको रख लो चाइल्ड बर्थ रेट, ठीक है। क्रूड का मतलब होता है हिंदी में अशोधित जन्म दर। ये अजय, ये जो आपको एक बार दोबारा से जो पहले बात तो आप ग्रुप में हो, ग्रुप में नहीं हो तो अपना जो नंबर है यहाँ पे मेरे को नंबर दे दो, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँ, और वहाँ पे जो बच्चे हैं आप आपस में क्या आप मिलके जो स्टडी कर सकते हो, और अपने जो नोट्स है वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, और आपको वहां पे इस ऐप का लिंक दे दिया जाएगा, और आप उस लिंक से जो है ना क्वेश्चन जो है वो ऐप डाउनलोड कर लेना। और जब ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें ना आपके ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के क्वेश्चन सारे अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग करके दे रखे। जब वो ऐप खोलोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो ऐप डाउनलोड कर लो बस, ठीक है। एक बार अपना जो नंबर है अजय वो टाइप करो जल्दी से, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं। तो देखो, अब ये वाली जो क्लास है हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे जो है, आगे वाली क्लास में हमारी मोर्टेलिटी और उसके मेजर कर लेंगे, और उसके बाद हम जो है पॉपुलेशन की थ्योरी पढ़ेंगे आज, ठीक है। माइग्रेशन, आपको पता है ना, माइग्रेशन माइग्रेशन की थ्योरी पूछी जाती है। जैसे ही मुझे कुछ भी नहीं पता है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, अभी मेरे को कोई भी जो है नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ सिंपल सा। आप बस जो आपको ऐप दे रखी है ना, उस ऐप से क्वेश्चन लगा लो आपके वहीं से, और जो बाईजूस के 10 मिनट की सीरीज आती है, और आपकी जो फिलर फॉर्म ऐप है उस पे भी आपके जो मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल है। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैं कब से आपके जो क्वेश्चन सर्वे करवाऊंगी, तो वो यूट्यूब पे लाइव क्लास हुआ करेगी, लेकिन जब तक हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगी। पहले मेरे को सिलेबस कवर करना है। हम जो आज की 3 क्लास और कल की जो 3 क्लास है ना, उसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद हम जल्दी से कौन जो हमारी एनवायरमेंट ज्योग्राफी और थॉट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमारा जो 25 तारीख के बाद से हमारा क्या है, 26 26 तारीख से हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने लग जाएंगे। वेरी गुड, उस पर अगर डेली करते हो तो वही आपके पीवाईक्यूज हैं। चलो एक बार रुचि मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपकी रिकॉर्डिंग जो क्लास है वो बताती हूँ कहाँ पे मिलेंगी। देखो, आप अगर किसी भी बैच में हो वो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी बैच में हो, अब मान लो आप इस बैच में हो, तो आप कहाँ पे जाओगे, कंटेंट में जाओगे। कंटेंट में जाके क्या है, आप ये जो रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है, ये तो आपकी पेपर 1 की है। पेपर 2 की रिकॉर्डिंग क्लास है। आप ये आपकी रिकॉर्डिंग क्लास आपके लिए ये अवेलेबल है। एक मिनट। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल जो टीम है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल टीम से क्या हो गया, गलती हो गई, उन्होंने जो सारी वीडियो है ना वो वीडियो का फोल्डर डिलीट कर दिया है। तो मैं आज बोलती हूँ टेक्निकल टीम को कि मेरे जो ज्योग्राफी का जो क्लासेस हैं, हाँ लाइव क्लास में तो मिल जाता है, बट रिकॉर्डेड क्लास भी है ना हमें, तो वो भी अवेलेबल रहती है। लाइव क्लास में तो मिल गया, लाइव क्लास में तो ये देखो, ये सारी जो है आपकी लाइव क्लास है, 1 घंटे बाद जो ये अपलोड हो जाती है आपकी लाइव क्लास।
ये सारी आपकी जो लाइव क्लास है ना वे अवेलेबल है आपके लिए। लेकिन आपका साथ ही साथ यहाँ ना क्या दिया जाता है, यहाँ पे आपकी जैसे जो सेकंड पेपर है ना, सेकंड पेपर की भी आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास है ना वे अवेलेबल रहती है। मैंने एक बार पहले भी दिखाया था, अब नहीं है वो रिकॉर्ड। एक बार आप सभी अपने ऐप में मेरे को चेक करके बताओ, क्योंकि अभी नहीं है। तो अब जो हमारी जो क्लास है वो 6 से 7 बजे है। आज हमने माइग्रेशन और जो पॉपुलेशन की जो थ्योरी है वे सारी पढ़नी है। छोटी छोटी थ्योरी हैं, जल्दी से कवर हो जाएंगी। आप इतने चेक करके बताना, मैं टेक्निकल टीम को बोल देती हूँ। और अब हम मिलते हैं 6 से 7 बजे वाली क्लास में। तब तक आप इसका क्या करें, इसकी रिवीजन करें जो मैंने अभी आपको क्लास में कराया है, ठीक है। और सबको आज जो हमारी 6 से 7 बजे क्लास होगी उसमें सबको ज्वाइन करना है। अजय, आपने अभी तक मेरे को अपना नंबर नहीं दिया, मैं आपको ग्रुप में कैसे ऐड करूंगी? जल्दी से जो अपना नंबर है वो मेरे को एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप करके दो। देखो जैसे मैंने जो अपनी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, ये हमारी जो शुरुआत है ना, शुरुआत में ये देखो स्क्रीनशॉट, तो शुरुआत में ही सारे टॉपिक लगा रखे हैं। एक बार आप ये देखो, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ये टॉपिक है, ठीक है। ये 9 टॉपिक हैं आपको जो करने हैं। ये 9 के 9 टॉपिक आप एक बार देख लो। मैं एक बार दोबारा से इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। एक बार आपको जो है फोटो भी क्लिक करके सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इसकी जो थ्योरीज है ना, थ्योरीज और ये जो हमारी ये वाली जो थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, हमने फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी तो हम अभी कर ही रहे हैं। इसमें फर्टिलिटी कर रहे हैं, हमारा माल्थस की है, सेडलर की है, रिकार्डो की है, और साथ ही साथ हमारे माइग्रेशन है, माइग्रेशन की थ्योरी है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक है ये तो ऑलरेडी जो हमारा है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कौन कौन से सोर्स है, कहाँ कहाँ से ली जाती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो और ये जो पॉपुलेशन पॉलिसीज है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अब पहले अगर आप पॉपुलेशन थ्योरीज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं वो करवा दूंगी, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी और कल्चर ज्योग्राफी उसका जो पीडीएफ अपलोड हो गया, और उसमें जो है आपका ऑलरेडी मैंने सिलेबस लगाया हुआ है। पीडीएफ जब आप देखोगे ना तो पीडीएफ को खोल के देखा करो एक बार, ठीक है। तो चलो अब आप सब लोग जो क्लास है वो लीव कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।